तो अब हम इलस्ट्रेशन 4 के नीचे जो नोट दी गई है उसको पढ़ेंगे। डेटर्स और क्रेडिटर्स को दोनों ही जैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन है और दूसरा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। हियर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड एज नेचुरल पर्सन। Bills receivable can be included in asset account in item number 24 and 31. 24 and 31 goods distributed at sample or goods given for advertisement account. Mentioned in the question, the emphasis is given to the expense. There is outward of goods, इसलिए वो expense माना गया है. Thus, considering other aspect, it can be treated and credited as a type of रियल अकाउंट। तो गुड्स को निकाला गया है, गुड्स को बाहर दिया है, तो वो खर्चा मानकर उसको नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किया है। ठीक है, तो अदर एस्पेक्ट अगर हम देखने जाए तो वो टाइप ऑफ, अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो वो रियल अकाउंट में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ आउटवर्ड ऑफ गुड्स, तो यहाँ गुड्स अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। पर क्योंकि नेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गुड्स को सैंपल की तरह, तो वो हमारा खर्चा हुआ, वो बिज़नेस का ऐसा खर्चा है जिसके सामने हमारा पैसा नहीं आने वाला। सिमिलरली गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो वो सैंपल की तरह दिया है जिसके सामने कोई पैसा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन जो 5 है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो बिल्कुल इलस्ट्रेशन 4 की तरह है। आपको अपने आप ये सॉल्व करना है, आपको पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपके 3 कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तो आपको ये वाला सम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ भी कंसेप्ट नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये आपको होमवर्क करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, आपको बुक में लिखना है और मुझे बताना है। आंसर मत देखिएगा मेहरबानी करके, आंसर आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप आंसर देख लोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आया है। आप ऐसे ही अपने बुक में लिखो और फिर चेक कीजिए जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आंसर के साथ, ये वाला आंसर। और आपको अगर कुछ भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको एज अ होमवर्क करना है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेते हैं आज, छोटा सा ही है। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्या ध्यान रखना है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं वाइल क्लासीफाइंग दी अकाउंट्स। देयर विल बी रॉन्ग अकाउंट्स इफेक्ट फॉर ट्रांजेक्शन इफ़ देर इज़ एरर टू आइडेंटिफाई दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया, तो वो वहाँ पे रॉन्ग अकाउंट्स की इफ़ेक्ट हो जाएगी। लास्ट तक आप गलत ही लिखोगे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन। Example, for both salary and outstanding salary, separate accounts are applicable. For salary, income expenditure account, expense account is applicable, and for outstanding salary किसको देनी है, personal account, natural person account is applicable. ठीक है, let us have full study of it in the context of income expenditure account. ठीक है, तो outstanding salary मतलब क्या, अभी तक दी नहीं है। ठीक है, ऐसा है कि किसी को सैलरी देना बाकी है, तो सामने वाला जो है व्यक्ति वो एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होगा। और जितनी भी सैलरी हमने पे कर दी होगी वो एक्सपेंस अकाउंट में क्लासीफाई होगा। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिया गया है, ट्रांजेक्शन्स इन रेफरेंस टू एक्सपेंसेस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रांजेक्शन्स क्या है, यहाँ पे है सैलरी। ठीक है, सैलरी है तो मतलब खर्चा हो गया, तो वो हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरह से सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। देना बाकी है मतलब वो लायबिलिटी हुई, देवा हुआ कंपनी का। सैलरी पेड इन एडवांस, किसी को एडवांस में सैलरी दे दी, उसने अभी तक सामने सर्विस नहीं दी है, तो सामने भी व्यक्ति होगा तो वो भी पर्सनल अकाउंट होगा।
और क्योंकि एडवांस में दी है तो वापस हमें लेनी होगी, तो इट इज़ अ रिसीवेबल। जब तक वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, जब तक वो जॉब नहीं कंप्लीट करता है, तब तक वो एडवांस की तरह रहेगा। तो हम अगर वो जॉब नहीं करता है आगे जाकर, तो हमें उसके पास से पहले पैसे लेने पड़ेंगे, तो वो रिसीवेबल क्लासीफाई होगा। और सामने वाला नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा। उसी तरह रेंट पेड है तो नॉमिनल अकाउंट खर्चा है, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इट इज़ लायबिलिटी, और रेंट पेड इन एडवांस तो इट इज़ अ रिसीवेबल। तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट होंगे और ये वाला नॉमिनल अकाउंट होगा। उसी तरह से कमीशन का भी है और ब्रोकरेज का भी है, ठीक है। तो इस तरह से सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो नोट, सम ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सपेंस एंड इनकम। कुछ ट्रांजैक्शन एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कुछ इनकम भी हो सकते हैं। रेंट पेड है वो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड है वो इनकम है। कमीशन पेड एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम। ब्रोकरेज पेड एक्सपेंस, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम। डिस्काउंट अलाउड गिवन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। ये इन सब के इलस्ट्रेशंस है। तो एक ही नाम है, देखो कमीशन, यहाँ पे भी कमीशन है, यहाँ पे भी कमीशन है। तो हमें ये आगे देखना पड़ेगा कि वो पे किया है या रिसीव किया है। अगर पे किया होगा तो वो खर्चा होगा, और रिसीव किया होगा तो इनकम होगा। अगर सिर्फ कमीशन दिया गया है एग्जाम्पल में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं उसको इनकम की तरह लूँ या एक्सपेंस की तरह लूँ। तो इस तरह से 4 हेड है, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट। तो ये चारों में आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो रिसीव हुआ है या पे हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल आगे और दिए हैं। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, तो इनकम हो गई मेरी। कमीशन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रिसीव्ड है, मिलना बाकी है, तो वो मेरी मिल्कत होगी, रिसीवेबल होगा। किसके पास से? रिसीवेबल है इसलिए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी था, तो मेरे लिए वो एक्सपेंस जैसा था, लायबिलिटी जैसा था। तो यहाँ पे लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग में। यहाँ पे फ़र्क क्या है? देखो, यहाँ पे मेरा खर्चा है मेन सैलरी का, मैं पे करती हूँ सैलरी। तो अगर वो देना बाकी होता है तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, और लेना बाकी होता है तो वो मेरी रिसीवेबल होती है। उसी तरह से कमीशन रिसीव्ड है यहाँ पे, मतलब मेरी इनकम है, ठीक है। तो कमीशन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? मुझे लेना बाकी है, तो यहाँ पे रिसीवेबल आएगा। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे पहले से मिल गई है जो शायद मुझे वापस देनी पड़े, तो इट इज़ अ लायबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों में, ये दोनों अकाउंट्स में ये डिफरेंस है। आपका मेन एक्सपेंस आता है तो आउटस्टैंडिंग में वो लायबिलिटी होगा और एडवांस में वो रिसीवेबल होगा। और अगर आपका मेन जो है वो इनकम है तो आउटस्टैंडिंग में वो आपका रिसीवेबल होगा, और रिसीव्ड इन एडवांस में वो आपकी लायबिलिटी होगी। उसी तरह से ब्रोकरेज रिसीव्ड मतलब ये भी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग है तो रिसीवेबल है, पर्सनल अकाउंट किसी के पास से लेना बाकी है, और अगर ब्रोकरेज एडवांस में मिल गया है तो मतलब वो मेरी लायबिलिटी है। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट क्योंकि इनकम है। डिविडेंड आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है तो रिसीवेबल है किसी के पास से, पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से डिविडेंड एडवांस में मिल गया तो मुझे, अगर मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ मेरी सर्विस तो मुझे वापस भी देना पड़े तो लायबिलिटी है, और किसी के पास से लेना है, किसी को देना है तो पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से रेंट रिसीव्ड है तो इनकम, नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है तो रिसीवेबल आएगा, पर्सनल अकाउंट, और एडवांस में रिसीव हो गया, लायबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर मेन अकाउंट एक्सपेंस है तो वो तो नॉमिनल में जाएगा, वो क्लियर हो गया। अगर आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर अगर एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी कहलवाएगी, और एडवांस मतलब एडवांस में मिल गई है तो वो रिसीवेबल होगा, ठीक है। उसी तरह से इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग होगी तो वो रिसीवेबल कहलवाएगी, और एडवांस में इनकम मिल गई है तो वो लायबिलिटी कहलवाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड अंडरटेक फ्रीक्वेंट एक्सरसाइजेज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस। ड्यू टू फ्रीक्वेंट एक्सरसाइजेज द फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कैन बी ईजीली अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या है? आपको बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये आपका मेन है। आप यहाँ तक इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक एकदम क्लियर कर लो, और कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6 तीनों आपको आपकी बुक में लिखना है, ठीक है। तीनों 5 तो मैंने टोटली आपको होमवर्क दिया है, 4 एंड 6 हमने समझा है, तो 4 एंड 6 भी आपको आपकी बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।